अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम सर। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? ठीक हो गया। चलिए बेटा हम आज के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बेटा एक दफ़ा दोबारा वेलकम करता हूँ लोकल एजुकेशन सिस्टम इस्लामाबाद कैंपस के लिए। आज हम बेटा जी जो बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उससे आगे से हम चीज़ों को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चैप्टर जो बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर है 16। चैप्टर का नेम है हाइड्रोकार्बन्स। अगर आज डेट की बात की जाए तो 11 अगस्त है। लेक्चर हम कंसीडर कर रहे हैं इसे 27। अच्छा जी, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स पढ़ रहे हैं। अभी तक जो रिएक्शंस पढ़े हुए हैं पहले हम उनको क्या कर लेते हैं बेटा, इसमें ऐड कर लेते हैं। हमने बेटा रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स को देखा था। वालेकुम अस्सलाम। हमने सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन पढ़ा था। मैंने कहा था एडिशन ऑफ आपके पास हाइड्रोजन जो है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अच्छा जी, इसमें हमने देखा था कि डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और सिंगल बॉन्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। इसमें हमने हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को पढ़ा था। फिर हमने रेने निकल को पढ़ा था बेटा जी। रेने निकल के बाद हमने हाइड्रोहेलोजिनेशन देखा था। कि हाइड्रोहेलोजिनेशन क्या है? ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजेंस दोनों ऐड हो जाएं। फिर हमने इसके बाद जो था हमने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ रूल। ये मार्कोनिकॉफ रूल बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है? इसके बाद बेटा जी मार्कोनिकॉफ रूल के बाद हमने पहले हाइड्रोजिनेशन की बात की थी तो उसमें कोई रूल हमारे पास नहीं था। फिर हमने बात की बेटा जी HF के एडिशन की, तो इसमें अनसिमेट्रिकल में हमने रूल लगाया। रूल को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने हाइड्रेशन की बात की थी। एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। प्रोडक्ट इसमें हमारे बने थे अल्कोहल्स। इसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल की जो आपके पास फॉर्मेशन है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन हमने देखा था, सॉरी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हेलोजेंस, और मैंने बताया था कि इसके अंदर भी कोई रूल हमारे पास अप्लाई नहीं होता। इसमें हमने एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म देखा था जिसे हमने कहा था ब्रोमोनियम आयन मैकेनिज्म। फिर हमने हेलोहाइड्रेशन की बात की थी जो हमारे इसके 5th टाइप के रिएक्शन बनते हैं कि जिसमें हम HOX को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं हेलोहाइड्रेशन यानी एडिशन ऑफ हाइपोहेलेसिस। इसके बाद हमने जो बात की थी वो हमने एप ऑक्सीडेशन की बात की थी जो हमारे पास 6 कैटेगरी का इसका क्या बन जाता है, रिएक्शन बन जाता है। इसके बाद हमने किसकी बात की थी, हमने बात की थी ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस क्या है हमने उसको देखा। ओजोनोलाइसिस की एक्सप्लेनेशन कल हमने जो थी वो यहाँ तक बेटा कंप्लीट की
अब एग्ज़ाम में ना कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं एंट्री टेस्ट के अंदर। पहले मैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखूंगा और फिर हम उसके जो आंसर्स हैं उन्हें करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन आता है, पहले मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिख लेता हूँ एंट्री टेस्ट के लिए। क्वेश्चन क्या आता है, पहला एमसीक्यू जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, एज अ रिजल्ट of ozonolysis of alkene carbonyl compounds are formed। कौन से कंपाउंड्स बनते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं। अच्छा, विच वन ऑफ these is slash are produced by the ozonolysis of a protein। और अल्फा ऑप्शन इसका होता है फॉर्मेल्डिहाइड। बीटा फॉर्मल इसका था एसिटल्डिहाइड। चार्ली ऑप्शन था एसीटोन। और डेल्टा ऑप्शन था ए एंड। पहले आप मुझे आंसर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा पॉसिबल आंसर होगा? शाबाश, आंसर देने की कोशिश करें, फिर मैं इसे पहले डिस्कस करता हूँ। जी बेटा। किसी बच्चे को सर आईडी? डेल्टा। डेल्टा कौन बोला है? सर मैं आके आखिर तुक्का लगाया है या पता है ये बनना नहीं सर पता है। है? जी सर। अच्छा, आंसर बेटा जी राइट है। अब इसकी हम ज़रा डिस्कशन देख लेते हैं कि ये आंसर असल में बना कैसे। आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। आप लिखें प्रोपेन। प्रोपीन मैंने लिखा। आपने करना क्या है बेटा जी, प्रोपीन में जहाँ पर है डबल बॉन्ड उसे आपने ब्रेक कर देना है। और ब्रेक करने के बाद जो लेफ्ट और राइट पे कार्बन बचे हैं उनको सी डबल बॉन्ड ओ में शिफ्ट कर देना है। बाकी आपने कुछ नहीं करना। CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच। और सेकंड के केस में सी डबल बॉन्ड ओ, एक एच राइट पे आ जाएगा और एक एच कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट पे आ जाएगा। तो अगर हम प्रोपीन लेंगे और प्रोपीन का बेटा क्या परफॉर्म करेंगे? हम परफॉर्म करेंगे ओजोनोलाइसिस। तो डबल बॉन्ड से आपने ब्रेक कर देना है और डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन ऑक्सीजन है वहाँ कौन सा बॉन्ड बनाना होता है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर देना होता है। तो इस तरह से आपके क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं? प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला यूनिट है हमारे पास, दो कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम क्या कहते हैं? एसीटल्डिहाइड। और वन कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा जी, अब बेटा सब बच्चों को बात क्लियर हो गई कि इसका आंसर ये क्यों है? जी सर। ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं बेटा, मैं यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स को कर लेता हूँ। अगर मैं लूँ इथीन और इसका हम कर दें ओजोनोलाइसिस, तो मुझे बताएं प्रोडक्ट क्या बनेंगे। शाबाश। इथीन का ओजोनोलाइसिस अगर हम करेंगे तो बेटा प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। तो आपने जस्ट डबल बॉन्ड से उसे ब्रेक कर देना है। इसे ब्रेक करने के बाद देखिए आपके पास यूनिट क्या बचे, बचा CH2, क्या बचा CH2। अब आपने CH2 जो है वहाँ पर कौन सी चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहा जाता है बेटा जी, फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरह आप कार्बन बेटा बढ़ाते चले जाएं तो आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बढ़ती चली जाएंगी। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ दोनों में मिथाइल अटैच कर देता हूँ। अगर इसका हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो बेटा क्या होगा, डबल बॉन्ड से आप ब्रेक करें और कार्बन ऑक्सीजन आपने डबल बॉन्ड बनाना है। बाकी आपके पास देखें, लेफ्ट वाले यूनिट के पास दोनों मिथाइल हैं और राइट वाले यूनिट के पास एक मिथाइल है और एक है हाइड्रोजन है। तो पहला प्रोडक्ट क्या बना है, ये बना है एसीटोन, और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बना है, एसीटल्डिहाइड। बात क्लियर हुई बेटा जी। यस सर। इस रिएक्शन के बेटा दो हमारे पास बेनिफिट्स हैं। इसे हम डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए और पोजीशन की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ओजोनोलाइसिस टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ओजोनोलाइसिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट डबल बॉन्ड एंड इट्स पोजीशन। कि ओजोनोलाइसिस से हम अनसैचुरेशन भी चेक कर लेते हैं और साथ ही ये भी पता चलता है कि अनसैचुरेशन जो है वो किस पोजीशन पर है। समझ आ गई बेटा ये बात, कि सिर्फ डबल बॉन्ड का ही नहीं पता चलता, डबल बॉन्ड के साथ साथ है उसकी पोजीशन का भी पता चल जाता है। तो बेटा ये बात क्लियर हो गई सबको। यस सर। एक और तरह से एंट्री टेस्ट में ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, 2018 में दिया गया था। क्वेश्चन ये था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एज अ रिजल्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस, एज अ रिजल्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस उसने कहा एसीटोन is formed only which alkene is ozonolized। कौन सी, पेंटा हाँ पेंटीन हाँ जी, अभी तो कोई ऑप्शन दी ही नहीं है बेटा। पेंटीन पेंटीन करके देखते हैं फिर पता चलेगा कौन सा है। पहले ऑप्शंस लिख लेते हैं बेटा। शाबाश, अच्छा जी, पहली ऑप्शन में इसमें लिख लेता हूँ। हमारे पास CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, बीटा यहाँ पर लिख लेते हैं CH3, CH3 और दोनों HH। चार्ली बेटा जी हम लिख लेते हैं CH3, CH3 डबल बॉन्ड CH3H, और डेल्टा बेटा जी हम लिख लेते हैं CH3, CH3, अच्छा जी, डबल बॉन्ड
CH3 और CH3। ये 4 बेटा स्ट्रक्चर्स गिवन थे एग्जाम में और पूछा गया था किसके ओजोनोलाइसिस से सिर्फ और सिर्फ एसीटोन प्रोड्यूस होगा। आप बताएं आंसर। जी बेटा। सर अभी जो हमने डेल्टा। किया था उससे उससे मतलब इनमें से कोई भी नहीं है या है इनमें से? इनमें से आंसर है ना? सर डेल्टा। कौन बोला? सर मैं बोल। नाम? महानूर। शाबाश, जबरदस्त बेटा जी, आपने आंसर दिया है डेल्टा। आपने डबल बॉन्ड से ब्रेक करके देखना होता है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करें, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ बना लें, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ बना लें। तो अब देखें, आपका राइट वाला यूनिट बी एसीटोन है और आपका लेफ्ट वाला भी एसीटोन है। इसमें अगर आप ऐसे करें, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें भी ऐसे करें, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें भी ऐसे करें, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो पहले में सिर्फ एसिटल्डिहाइड बना, दूसरे में बी एसिटल्डिहाइड बना, हाँ तो यही कहा है ना कि कौन सी एल्कीन को आपने ओजोनलाइज किया तो एसीटोन प्रोड्यूस हुआ है। आपने अल्कीन का नेम बताना था कि वो कौन सी एल्कीन है जिसको ओजोनलाइज करें तो एसीटोन बन जाता है। तो डेल्टा वो एल्कीन थी जिसे ओजोनलाइज करने से एसीटोन बन जाता है। क्लियर होगी बेटा बात? जी सर। ठीक हो गया। अब हम आगे आ जाते हैं बेटा जी। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बनता है, टॉपिक हमारे पास रिएक्शंस का। इसे हम कहते हैं बेटा जी पॉलीमराइजेशन। तो हम देखना चाहते हैं कि ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होते क्या हैं। बेटा ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो और लार्ज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाए। यानी इसमें बात आप याद रखें, होता क्या है, स्मॉलर मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्या चीज़, तो बेटा प्रोड्यूस कर देते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स। ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलें और लार्ज मॉलिक्यूल बनाना शुरू कर दें तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अच्छा जी, अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जब हम करते हैं अल्कीन्स की तो इससे स्पेसिफिक हमारे पास जो है वो कंडीशंस इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके लिए जो कंडीशंस हैं हमारे पास वो आपने बेटा याद रखनी है। कंडीशन में पहली चीज़ बेटा इसमें हम यूज़ करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अच्छा जी, सेकेंडली हम अप्रॉक्सीमेटली 100 ATM इसके अंदर प्रेशर यूज़ करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसमें हम ट्रेसेस यूज़ करते हैं किस चीज़ की, हमारे पास ऑक्सीजन की, O2 ट्रेसेस। यानी बहुत कम अमाउंट में, आम तौर पर 0.01% तक ऑक्सीजन को इसके अंदर बेटा क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं गुड क्वालिटी, क्या चीज़ बेटा जी, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोड्यूस करें गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी पॉलीमर्स बनाने के लिए फिर हम क्या करते हैं बेटा जी, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड लेते हैं, C2H5, जिसे कहते हैं इथाइल। अब ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और प्लस इसके साथ होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड।
अगर आप इन दोनों को यूज़ करें तो आप बड़ी अच्छी क्वालिटी का पॉलीमर प्रोड्यूस कर सकते हैं अल्कीन से। इंडस्ट्री में एक बड़ा फेमस बेटा रिएक्शन है, वो ये है कि हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 को, इसे हम कहते हैं इथीन। अच्छा जी, या इसे नेम दिया जाता है इथाइलीन। कॉमन नेम मैंने आपको ड्राइव नेम बताए थे, इथाइलीन। अच्छा जी, तो इथाइलीन इसे कह सकते हैं, या बेटा इसे क्या कह सकते हैं, इथीन कह सकते हैं। अच्छा जी, इसको बेटा जी जब हम क्या करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, 100 ATM प्रेशर होता है, ऑक्सीजन के ट्रेसेस यूज़ करते हैं, तो बेटा ये CH2 के यूनिट आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं। सपोज आपने इसके n यूनिट से स्टार्ट किया, तो वो इसके जो n यूनिट्स हैं वो आपस में मिलकर लॉन्ग चेन डेवलप करना शुरू कर देते हैं। सपोज आपने 100 मालिक्यूल लिए थे और वो 100 आपस में कनेक्ट हो गए, आपने 500 लिए थे, वो 500 आपस में कनेक्ट हो गए, आपने 700 लिए थे, वो 700 आपस में कनेक्ट हो गए। तो क्योंकि ये बना है इथाइलीन से, इसलिए इसे कहते हैं पॉली इथाइलीन। तो लोग आमतौर पर इन्हें पॉलीथीन बैग्स कह देते हैं, ये असल में होते हैं पॉली इथाइलीन्स। ये बेटा बात क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर। ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। अब अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो बेटा जी एक आध छोटी चीज़ जो है ना वो हम यहाँ पर साथ पहले देख लेते हैं, और बाकी बातें जो हैं वो इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। कल के टॉपिक ना बेटा जी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आज एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, और उस सिंपल टॉपिक को कहते हैं बेटा जी कॉन्जुगेशन। क्या चीज़ देखना चाहते हैं हम? कॉन्जुगेशन। सबसे पहली चीज़ बेटा जो कॉन्जुगेशन के मुतालिक आपने याद रखनी है, कॉन्जुगेशन एक लैटिन वर्ड है। कौन सा बेटा ये वर्ड है? लैटिन वर्ड। कि इसे लैटिन वर्ड से क्या किया गया है? ड्राइव किया गया है। अच्छा जी, जिसकी मीनिंग है स्पेसिफिक, जिसकी मीनिंग है लिंक टुगेदर, कि अगर चीज़ों को साथ जोड़ दिया जाए, उनका आपस में लिंक बना दिया जाए, तो इसे क्या कहा जाता है? लिंक टुगेदर। लिंक टुगेदर। अगर आप चीज़ों को एक दूसरे के साथ क्या कर दें? कनेक्ट कर दें। इसमें हमारे पास एक बड़ी छोटी सी चीज़ की जाती है जिसे हम कहते हैं पाई सिस्टम्स। पाई सिस्टम्स बेटा क्या होते हैं? सबसे पहले देखें, अब कॉन्जुगेशन को समझने के लिए हमें पहले आइसोलेटेड को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं बेटा जी अगर इस तरह से लिखूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। इस सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड है, तो उसकी इंटरेक्शन किसी से नहीं बनती। हम ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ वन सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी कौन सा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम। कि सेपरेट है ये डबल बॉन्ड, इसकी किसी और डबल बॉन्ड से कोई एफिनिटी नहीं है। हम ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, इस कंपाउंड में भी सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, तो इसे भी क्या होना चाहिए? इसे भी होना चाहिए आइसोलेटेड सिस्टम। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड
CH और CH3। इसमें अगर आप देखें तो आप अगर देखें तो आपके पास डबल बॉन्ड, फिर कौन सा आ गया सिंगल बॉन्ड, फिर आपके पास कौन सा आ गया डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आपके पास, यानी सिंगल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड्स को आपस में क्या कर दे लिंक कर दे, तो इसके लिए पूरा वर्ड यूज करते हैं टू लिंक टुगेदर। कौन सा वर्ड यूज करते हैं टू लिंक टुगेदर, कि लैटिन वर्ड जिसमें हम लिंक करते हैं, यानी दो डबल बॉन्ड को अगर आप एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दें तो बेटा ये जो सिस्टम आपके पास बनेगा इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब बेटा ये बात आपको क्लियर हुई कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारे पास क्या होता है कि अगर दो डबल बॉन्ड आपस में कनेक्ट हों विद द हेल्प ऑफ वन सिंगल बॉन्ड, तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज ए conjugated system and the whole process is called conjugation। क्या बेटा आप लोगों को बात क्लियर हुई जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ? जी सर, आ गए समझ। ज़बरदस्त हो गया, बातें माशाल्लाह आप आसानी से समझ जाते हैं। ओहो, थैंक यू आ गया। पहले एक दो स्लाइड्स इसमें ऐड कर लें ताकि कॉन्जुगेशन वाली हमारी जो बात है ना वो पूरी हो सके। थैंक यू बेटा जी। तो बेटा जी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कॉन्जुगेशन की। तो अभी हमने कॉन्जुगेशन सिस्टम को और आइसोलेटेड सिस्टम को क्या कर लिया है अंडरस्टैंड कर लिया है। आगे जाने से पहले हम एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह आइडिया हो। जो मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा जी, इसके बाद बेटा जी मैं लिख लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये दो मैंने अबव और बिलो बेटा सिस्टम बनाए हैं। इस सिस्टम में आप अगर देखें तो मल्टीपल बॉन्ड्स जो हैं पहले केस में एक सिंगल बॉन्ड से क्या हो रहे हैं सेपरेट हो रहे हैं, लिंक किए जा रहे हैं। यानी टू डबल बॉन्ड्स आर लिंक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल बॉन्ड। तो हमें पता है ये कौन सा सिस्टम होगा, ये होगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसे आप नंबरिंग से भी पहचान सकते हैं, 1 2 पोजीशन, 2 3 पोजीशन, 3 4 पोजीशन, 4 5 पोजीशन, 7 8 पोजीशन। इस तरह की जो सारी एडजेसेंट आपके पास बॉन्ड्स की पोजीशन होगी ये सिस्टम्स होते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और अगर मैं इस एग्जांपल पे आ जाऊं तो CH2, फिर आपके पास देखें अब गैप ज़्यादा हो गया और फिर क्या आ गया CH2। तो अब ये दोनों CH2 हैं वो सिंगल बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड नहीं है, बल्कि दरमियान में एक CH2 यूनिट भी आ गया। तो ऐसा सिस्टम जो होता है वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम, यानी जिसमें एक से ज़्यादा का गैप हो, यानी 1 4 हो जाए, 1 5 हो जाए, 1 6 हो जाए, 1 7 हो जाए, आपके पास 2 6 हो जाए, 2 7 हो जाए, 2 8 हो जाए। ये जो सिस्टम बेटा मैंने बनाए हैं जिनमें डबल बॉन्ड इन पोजीशंस के अंदर आ रहे हों, ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम।
अब एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो है इन दोनों से जो आपने याद रखनी है कि जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स होते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स आर मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड सिस्टम। कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ बेटा एक कॉन्जुगेटेड और आइसोलेटेड सिस्टम की, और उसमें ज़्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेटेड, लेस रिएक्टिव होगा कॉन्जुगेटेड। इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बहुत सिंपल सी, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, और बल्कि इसे CH करते हैं और यहाँ CH3 अटैच कर लेते हैं। दूसरा सिस्टम बेटा ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इनमें हमें वाज़िया तौर पे पता चल रहा है कि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से दोनों क्या हैं, कनेक्टेड हैं। तो सिस्टम क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड। अच्छा जी, यहाँ पर ये कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, लेकिन ये लिंक हो रहा है CH2 से, यानी गैप सिंगल बॉन्ड से बढ़ गया है। तो ये सिस्टम कौन सा है, आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और जो कॉन्जुगेटेड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक कलेक्टिव शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। अब हम इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन जो है वो नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर इस लास्ट पेज पर हम देखने की कोशिश करते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर बनाएं तो ये सिचुएशन होगी, यहाँ पर कार्बन, फिर मैंने कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड। बेटा नंबर ऑफ कार्बन आपको कितने नजर आ रहे हैं, 4। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपके पास ये जो सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये सिस्टम कौन सा है, कॉन्जुगेटेड। इसे हम ऐसे बना सकते हैं, कार्बन 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 और कार्बन, इन सब में एक पाई ऑर्बिटल जो है वो फ्रीली आपके पास क्या होता है, अवेलेबल होता है। और वो जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में कनेक्शन से एक कलेक्टिव शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं, इस तरह से, ऐसे। तो हम जहाँ सोच रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा रीजन्स में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होते, और कंपाउंड क्या हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। क्लियर होगी बेटा बात, जी बच्चों। जी सर। तो आज के लिए बेटा हमने बात यहाँ तक करनी थी। आप कल अपनी बुक से जो है वो एक पेज 136-37 जो है उसे अच्छी तरह देखेंगे, डायग्राम्स को। पॉसिबल है कुछ डायग्राम्स आप अंडरस्टैंड ना करें तो उन्हें हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद ये याद रखना बेटा, कल जो मैं टॉपिक शुरू करवा रहा हूँ जिसे हम कहते हैं आइसोमरिज्म, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और एंट्री टेस्ट के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके बेटा जी। जी सर। हाँ जी, तो आज की फिर जो हमारी बात है ना बेटा जी, उसे हम यहाँ तक ख़त्म करते हैं, और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज़।